ये कहानी है निशा की। निशा अपनी सास सुनीता और पति राहुल के साथ रहा करती थी। निशा की शादी को 5 साल हो चुके थे, लेकिन उसका भी कोई बच्चा नहीं था। ऐसे एक दिन राहुल ऑफिस से थका हारा घर आता है, जहां वो अपनी माँ की बातों को बड़बड़ाते हुए सुनता है। पता नहीं मैंने कौन से बुरे कर्म किए थे जो मेरी किस्मत में ये कर्म चली आ गई है। ये तो मेरी जिंदगी से जा ही नहीं रही है, नागिन की तरफ फन फैला के बैठी हुई है। माँ क्या हो गया है, आप इतना क्यों भड़क रही हैं? अरे राहुल, भड़कू ना तो क्या करूं? आज सुबह से तेरी बीवी के कारनामे ऐसे ही हैं। पता नहीं कौन सी घड़ी में मुझे ये पसंद आ गई थी और उसकी मैंने तुझसे शादी करवा दी। अरे ये आप कैसी बातें कर रही हैं? वो तो बड़ी ही शांत स्वभाव की लड़की है। अच्छा, तो अब मेरा बेटा अपनी बीवी के पल्लू में बंध गया। अरे ये तो मुझे पता ही था कि तू अपनी बीवी के पल्लू में बंधेगा, लेकिन इतनी जल्दी बंधेगा ये मुझे नहीं पता था। आप ऐसी बातें क्यों कर रही हो? अगर आपको निशा से कोई गिला शिकवा है तो आप उससे क्लियर कर लीजिए। यो इस तरह उस पर भड़कते हुए कोई अच्छा लगता है क्या? इतना बोलकर राहुल वहाँ से चला जाता है। अरे निशा, तुम ऐसे अकेले अंधेरे में क्यों लेटी हुई हो? जिसकी जिंदगी में कोई रोशनी ही ना हो, भला वो औरत रोशनी में जाकर क्या ही करेगी? राहुल, जिसके पास कोई नहीं है वो और लोगों के साथ बैठकर क्या ही करेगी? तुम कहना क्या चाह रही हो? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। आज फिर कुछ हुआ है क्या? किसी ने कुछ बोला तुम्हें? राहुल, मुझे लोग क्या बोलेंगे? जब अपने घर वाले ही मेरे साथ नहीं है तो मैं लोगों से क्या ही उम्मीद करूं? खैर, इन सब बातों को छोड़ो और तुम जाकर डिनर कर लो। मैंने खाना बना दिया है, आप माँ जी के साथ खाना खा लेना। एक तरफ राहुल की माँ बड़बड़ा रही थी, वहीं दूसरी तरफ निशा के लिए बैठकर उदास और हताश हो रखी थी। ये देखकर राहुल समझ जाता है कि घर में फिर से कुछ न कुछ हुआ है। बस यही जानने के लिए वो निशा के पास बैठता है और उसका हाथ अपने हाथ में रखकर प्यार से पूछता है। देखो निशा, मैं अच्छे से जानता हूँ कि तुम्हारे और माँ के बीच कोई बहस हुई है, लेकिन आखिर हुआ क्या है ये मुझे बता दो। राहुल, इसे जानने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जिस दिन तुम्हें ये बात पता चलेगी ना कि माँ जी मुझे क्यों सुनाती है, उस दिन तुम खुद अपनी माँ से नफरत कर बैठोगे। निशा, मैं बहुत अच्छे से जानता हूँ कि माँ तुम्हें बच्चों का ताना देती है, तो सिर्फ माँ ही नहीं बल्कि बाहर भी हमें यही ताने सुनने को मिलते हैं। लेकिन मुझे माफ कर दो निशा, इसमें मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर पा रहा। निशा, मैं तुमसे बस इतना कहना चाहूंगा कि माँ तुम्हें चाहे कितना भी बुरा भला कह ले, लेकिन वो तुम्हारे बारे में कभी बुरा चाहेगी नहीं। अब नाराजगी छोड़ो और चलो मेरे साथ बाहर चलते हैं। को मना करके अपने साथ डाइनिंग टेबल पर ले जाता है। कुछ देर बाद सभी लोग एक साथ खाना खाते हैं। समय गुजरता है। गुजरते समय के साथ सुनीता के ताने निशा को और भी ज्यादा चुभने लगे थे और ऐसे एक दिन निशा किचन में खाना बना रही थी। तभी उनकी पड़ोसन कुंती उनके घर पर अपने हाथों में मिठाई का डब्बा लेते हुए घर पर आती है। सुनीता बहन, अरे ओ सुनीता बहन, कहाँ हो? अरे जरा बाहर तो आओ, मुझे तुम्हें ना कुछ जरूरी बात बतानी है। कुंती की आवाज सुनकर सुनीता अपने कमरे से बाहर आती है, जहाँ वो कुंती के हाथ में मिठाई का डब्बा देखकर उससे कहती है, बधाई हो कुंती बहन, तुम्हें तीसरा पोता हुआ है। अरे वाह सुनीता, तू तो बिना बोले ही समझ गई। मानना पड़ेगा तुझे, तो तेरा दिमाग तो बहुत ही ज्यादा शातिर है। कुंती, ये तो सिर्फ मुझे नहीं बल्कि पूरे मोहल्ले को पता है कि हर साल में तेरी बहू के एक बच्चा तो होता ही है, तो इसमें कोई नई बात नहीं है। माफ करना सुनीता बहन, लेकिन तुम कहना क्या चाहती हो? मानती हूँ कि मेरी बहू ने 6 साल में मुझे 3 पोते का मुंह तो दिखाया, लेकिन तेरी बहू तो बांझ है बांझ, उसने तो एक पोते का भी मुंह नहीं दिखाया तेरे को। शादी को तो वैसे 5 साल हो गए ना, कहाँ है बच्चा? दिखाइयो जरा मुझे भी। दूसरों को ताने देने से पहले ना खुद सोच लेना चाहिए कि तुम क्या बोल रही हो और किससे बोल रही हो। पड़ोसन की बात अब निशा को बर्दाश्त नहीं होती। उसे जवाब देने के लिए किचन से बाहर आती है। माफ करना आंटी जी, माना कि मुझे बच्चे नहीं हो रहे, लेकिन अगर मुझे बच्चा होता भी तो मैं आपकी बहू की तरह मशीन तो नहीं थी ना, जो हर समय बच्चा पैदा करती रहूं। और हाँ, औरतों की खुद की एक लाइफ होती है जो उसे अच्छे से जीनी आनी चाहिए, लेकिन आपकी बहू की जिंदगी नहीं बल्कि नरक बन चुकी है, क्योंकि वो सिर्फ घर में अपनी पति की सेवा करती है। लेकिन मैं ऐसी नहीं हूँ। मेरी सास और मेरे पति ने मुझे इतनी छूट दे रखी है कि मैं खुद की जिंदगी अच्छे से जीऊं, समझिए आप। निशा की बात सुनकर कुंती का गुस्सा 7वें आसमान पर आ जाता है। बड़ी ही वाहियात सोच वाली है तेरी बहू तो।
अरे सुनीता, मैं तो सोचती थी तेरी बहू अच्छी होगी, लेकिन ये तो बदतमीज है। हाँ, दिखती तो गाय जैसी थी। हाँ, पर ये तो भैंसा है, भैंसा सिंग वाला। और हाँ, मेरी बात ना ध्यान से सुन ले, अगर तेरी बहू का ना ऐसे ही मुंह खुलता रहा ना, तो तेरे घर पे ना कोई दुआ देने आएगा और ना ही तुमसे कोई मिलने आएगा। और बहू तू सुन, तुझे ना दुआ की जरूरत है, तो तू ना बद्दुआ मत लिया कर। इस तरह कुंती निशा को उल्टा सीधा बोलकर वहाँ से चली जाती है। पड़ोसों में बहू के बीच ताबड़तोड़ बहस देखकर सुनीता को तो बहुत गुस्सा आता है और वो निशा पर भड़कते हुए कहती है, बहू तुझे नहीं लगता तूने कुंती को कुछ ज्यादा ही उल्टा बोल दिया है? अरे तू इस घर की बहू है, बहू बन के रह, सास बनने की जरूरत नहीं है। जब मैं इस घर में शादी करके आई थी तब तो मेरी जुबान नहीं खुलती थी, लेकिन तेरी जुबान तो कैंची की तरह चलती रहती है। देख बहू, अगर तू किसी को इज्जत देगी ना तो तुझे भी कोई इज्जत ही देगा, लेकिन अगर तू किसी के साथ बेइज्जती करेगी ना तो वो तुझे उल्टा ही बोल के जाएगा, समझी तू? क्योंकि निशा को अब तक बच्चा नहीं था, इसलिए हर कोई से सुनाकर चला जाता था। लेकिन निशा लोगों की बातों का बुरा नहीं मानती, पर अब वो टूट जाती थी जब उसके खुद के लोग उसको ऐसा बोलते और उसको जीने नहीं देते। आज भी सुनीता ने ऐसा ही कुछ किया था। हालांकि निशा की कोई गलती नहीं थी, लेकिन उसके बाद भी उसकी सास ने उसे ही सुनाया। ऐसे ही समय गुजरता है। अब निशा को ना बच्चे होने का ताना रोज मिला करता। सीधे शब्दों में ये कहो तो निशा को ताने सुनने की आदत हो चुकी थी। और ऐसे दिन निशा अपने घर में साफ सफाई कर रही थी, तभी उसके फोन पर उसकी चचेरी बहन कविता, जो इंडिया से बाहर थी, उसका कॉल आता है। क्या बात है कविता, तूने तो बड़े दिनों बाद कॉल किया है मुझे। आज कैसी याद आ गई तुझे मेरी? दीदी, याद तो हमेशा दिल से ही आती है, लेकिन आज मुझे फेफड़े, किडनी, दिमाग, आँख, नाक, मुंह हर जगह से आपकी याद आ रही थी। इसलिए मैंने सोचा कि क्यों ना मैं आपको फोन करके आपके हालचाल और आपका समाचार पूछ लूं। चलो ये तो अच्छी बात है कि किसी को मेरी याद तो आई, वरना मैंने तो सोचा था कि शादी करने के बाद सभी लोग भूल गए हैं मुझे। और बता, ऑफिस का काम तो ठीक चल रहा है ना? हाँ दीदी, ऑफिस का काम ठीक चल रहा है। और आपको पता है, मैं इंडिया आई हूँ अपने क्लाइंट से मीटिंग के लिए। लगभग 1 महीने में मैं यही रुकूंगी। अगर आप बुरा ना माने तो क्या मैं आपसे और जीजू से मिलने के लिए आपके घर आ सकती हूँ? नेकी और पूछ। अरे कविता, इसमें पूछने वाली क्या बात है? ये मेरा घर है और तू इस घर में कभी भी आ सकती है। बता कब आ रही है, मैं तेरे लिए तेरी फेवरेट डिश बना कर रखूंगी। दीदी, मैं शाम को ही आ जाऊंगी आज। आप जीजू को बस स्टॉप पर मुझे पिक करने के लिए भेज देना। इस तरह दोनों बहनों की बात होने पर निशा फोन कट करके अपने घर के कामों में बिजी हो जाती है। थोड़ी देर बाद वो अपने पति को फोन लगा के सारी बातें बताती है। और इस शाम को राहुल अपनी साली कविता को लेने बस स्टॉप पर पहुंच जाता है। वो कविता को देखकर बहुत खुश होता है। कविता भी अपने जीजू के गले लग जाती है। दोनों घर पर वापस आते हैं। बहन को देख निशा बहुत खुश होती है, लेकिन कौन जानता था कि निशा की खुशी बहुत जल्दी उसकी किस्मत बदलने वाली थी। वहीं सभी लोग हंसी मजाक के साथ बैठे हुए खाना खाने लगते हैं। कविता बेटा, वैसे तू काम क्या करती है? आंटी जी, मैं अपनी कंपनी की मैनेजर हूँ। सभी क्लाइंट से डील करने के बाद हर एक चीज हैंडल करनी पड़ती है मुझे। अच्छा, तो बेटा कविता, तूने कभी शादी के बारे में नहीं सोचा कि अरे मतलब मेरा मतलब है कि अब तेरी उम्र हो चुकी है, और तो और माना जाता है कि लड़के की शादी सही उम्र में हो जानी चाहिए। आंटी जी, शादी करने के लिए एक अच्छे पार्टनर की तलाश है। अगर वो मिल जाता है तो हाँ, जरूर करूँगी। लेकिन मैं उसको बिना जाने शादी नहीं कर सकती, क्योंकि आजकल के लोग ऐसे होते हैं कि छोटी छोटी बात पर वो रिश्ते खत्म करने की बात करते हैं। हाँ, भले ही मैं बाहर रहती हूँ, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मैं अपना इंडियन कल्चर भूल गई। मुझे कोई सिंपल सा, सादा सा अच्छा लड़का चाहिए, जिसके साथ मैं अपनी पूरी लाइफ स्पेंड कर सकूं। ये तो बहुत अच्छी बात है। सच कहूँ तो तू अपनी बहन से पूरी अलग है। कहाँ तेरी बहन और कहाँ तू? तू तो टैलेंटेड इंडिपेंडेंट लड़की है, लेकिन तेरी बहन, उसको तो कुछ आता ही नहीं है और ना ही वो कुछ करना चाहती है, बस जुबान चलाना आता है उसे तो। सुनीता की बात कविता को अच्छी नहीं लगती। सुनीता की बात का वो कोई जवाब नहीं देती। कुछ देर बाद सब लोग खाना खाकर सो जाते हैं, लेकिन सुनीता की आंखों में आज नींद का हाथ थी। बहू तो मुझे वारिस दे नहीं पा रही, क्यों ना मैं कविता को ही अपनी दूसरी बहू बना लूं। लेकिन राहुल दूसरी शादी करने के लिए कभी नहीं मानेगा। पर अगर मैंने निशा को मना लिया ना, तो निशा राहुल को मना ही लेगी। हाँ, ये सही रहेगा।
इतना बोलकर सुनीता अब चादर तान कर सो जाती है। अगली सुबह राहुल अपने ऑफिस जाता है और कविता भी अपने काम से बाहर चली जाती है। सुनीता निशा के पास जाती है और उससे कहती है, निशा बहू, मैं सोच रही थी कि तू तो हमें बच्चा देने से रही, तो क्यों ना मैं अपनी राहुल की दूसरी शादी करा दूं। सुनीता के मुंह से ऐसी बात सुनकर निशा के पैरों तले से जमीन खिसक जाती है। माँ जी, ये आप कैसी बातें कर रही हो? देख बहू, मैं जो कुछ भी कह रही हूँ वो सब ठीक है। अब तू ही सोचना, तुम्हारी शादी को 5 साल हो गए हैं, लेकिन घर में बच्चों की किलकारें नहीं गूंजी है अभी तक। शादी के बाद ये मत समझना कि तेरी वैल्यू कम हो जाएगी। तुझे वही प्यार और वही इज्जत मिलेगी जो अब मिलती है। सुनीता बार बार अपनी बहू को समझाती है, लेकिन निशा अपनी सास की बात नहीं मानती और सुनीता अपनी बहू को धमकी देती है। बहू, अगर तू राहुल को शादी के लिए नहीं मना पाई तो मैं अपनी जान दे दूंगी। ठीक है माँ जी, अगर आप चाहती हो कि मैं अपने पति की शादी किसी और से करा दूं, तो ठीक है, मैं उनकी शादी कराने के लिए तैयार हूँ। बताइए किससे करवानी है? तेरी बहन कविता से। निशा अपनी सास से बहुत प्यार करती थी, इसी वजह से वो इस शादी के लिए हाँ कर देती है। शाम को जब राहुल आता है तो राहुल की दूसरी शादी की बात की जाती है, जिस पर राहुल भड़कते हुए उससे कहता है, निशा, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या? अरे मैं तुमसे प्यार करता हूँ, तुम्हारे होते हुए मैं भला दूसरी शादी कैसे कर लूँ? राहुल, अगर तुमने ये अपनी दूसरी शादी नहीं की ना, तो मैं अपनी जान दे दूंगी। इस तरह सुनीता ने निशा को मेंटली टॉर्चर किया। ठीक उसी तरह निशा भी अपने पति को अपनी बहन से शादी करने के लिए इमोशनल ब्लैकमेल करती है। कुछ देर बाद वो अपनी बहन कविता के पास जाकर उसके साथ भी ऐसा ही करती है। कविता को मरने की धमकी देकर निशा कविता और राहुल की शादी करवा देती है। जहाँ एक तरफ उन दोनों की शादी हो रही होती है, वहीं दूसरी तरफ निशा खुद की जान ले लेती है। शादी के बाद कविता और राहुल सुनीता जब घर पर आते हैं तो निशा की लाश को देखकर हैरान रह जाते हैं कि सुनीता अपनी छोटी सी जिद के कारण उसने अपनी बहू को मरने पर मजबूर कर दिया था।